Good afternoon and welcome children to our intermediate first year Hindi class. As usual, आज मैं एक नया पाठ स्टार्ट करना चाह रही हूँ. उसका नाम है अधिकार का रक्षक. ये पाठ जो है उपेंद्र नाथ अश्क नामक लेखक का पाठ है. ये भी आज मैंने शायद एकांकी लेने की सोची है और ये पाठ बड़ा अच्छा है. सुने तो एंजॉय कर सकते हैं. और पेज नंबर 50 to 51. 50 में इंट्रोडक्शन है, 51 से पाठ पूरा स्टार्ट हो रहा है. इंट्रोडक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है कि जब हाथ में जब अधिकार होते हैं उसका सदुपयोग करने के बदले ये पाठ राजनेताओं के बारे में है, पॉलिटिशियंस के बारे में है. एक जिसके हाथ में सत्ता होती है वो बड़ा पॉलिटिशियन होता है, तो वो अपने अधिकार या मिनिस्टर होता है, अपने अधिकार को कैसे यूज़ करता है, कैसे बड़े बड़े बातें स्टेज पर करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और उसको कैसे वो पलट देते हैं. लोगों के सामने एक और पीछे एक, ये डुप्लीकेट कैसे रहते हैं. ये पाठ को इस बात को इस पाठ में बताया गया है. लेखक परिचय. उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था. पंजाब में जालंधर है, सबको मालूम है. जालंधर में प्रारंभिक शिक्षा लेते समय 11 वर्ष की आयु से ही वे पंजाबी में तुकबंदियाँ करने लगे थे. उनका स्नातक होने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया था तथा विधि की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की. यानी कि 11 वर्ष का उम्र में जब 11 वर्ष के थे उन्होंने तुकबंदियाँ यानी कि छोटी छोटी कविता जो राइमिंग टाइप में होती है वो कविता उन्होंने शुरू की थी. और इन्होंने डिग्री स्नातक यानी कि डिग्री की परीक्षा बड़े अच्छे अंकों से प्राप्त की. और उसके बाद से उन्होंने उसके आगे की परीक्षा भी लिखी और साथ में अपना अश्क नाम उन्होंने लगाना शुरू कर दिया. सन 1932 में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया. ये पहले पंजाबी में और उर्दू में लिखते थे, इसके बाद में उन्होंने हिंदी में भी लिखना शुरू किया. सन 1933 में उनकी दूसरी कहानी संग्रह औरत की फितरत प्रकाशित हुई, जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद ने लिखी. भूमिका यानी कि स्टार्टिंग में प्रेमचंद लिखी और कहानी को आगे बढ़ाया उपेंद्र नाथ अश्क ने. और उन्होंने औरत की फितरत, औरत की यानी कि औरत के चरित्र के बारे में लिखा है. और फितरत इज एन उर्दू वर्ड, तो औरत क्या होती है, औरत का क्या सम्मान है, उसका क्या स्थान है, उसके बारे में उन्होंने एक कहानी लिखी. और बम्बई प्रवास में लिखी. उनका पहला काव्य संग्रह प्रात प्रदीप सन 1938 में प्रकाशित हुआ. उन्होंने कविता लिखी जिसका नाम था प्रातः प्रदीप. और बम्बई प्रवास में उन्होंने फिल्म की कहानियाँ भी लिखना शुरू किया और 3 फिल्मों में काम भी किया, किंतु चमक दमक वाली ज़िंदगी उन्हें रास नहीं आई. फिल्म में काम किया पर उनको वो जो काम करते थे वो उनको फिल्म इंडस्ट्री का जो आर्टिफिशियल क्या चेहरा था वो उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने काम छोड़कर अपनी साहित्यिक ज़िंदगी स्टार्ट की. और 1972 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया. 1936 में अश्क चिर निद्रा में लीन हो गए. चिर निद्रा यानी कि वो स्वर्ग को चले गए. उपेंद्र नाथ अश्क में ने कई कविता लिखी, कई कहानियाँ लिखी है, उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं. एक दिन बहुत सारे नाम हैं बच्चों, तो हम लोग पर अब पाठ को शुरू करेंगे जो वास्तविक पाठ है, जो असल पाठ है. अधिकार का रक्षक पात्र में एक सेठ जी है, एक सेठ जी का नौकर है राम लखन, भगवती नाम का उनका एक रसोईया कुक है, और उनकी यानी कि सेठ और सेठानी दोनों हैं. उनका राम लखन नौकर है, हाँ नौकर है, और भगवती उनका क्या कहते हैं कि यानी कि बहुत बड़ी पैसे वाला आदमी है. और भगवती उनका कुक है, रामदेव उनकी काम वाली है, बलराम का छोटा बेटा है. और यहाँ पर कुछ पात्र उन्हें दिए हैं. ये अलग अलग पात्र अलग अलग टाइम पर आते हैं और समय दिया है प्रातःकाल का. पर्दा उठने पर सेठ साहब समाचार पत्र देखते हुए, क्योंकि
ये स्टेज है, ये नाटक है, इसलिए एक स्टेज बनाया गया है और हमको बताते हैं कि सेठ जी बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। सेठ जी समाचार पत्र फेंकते हुए, हेलो हेलो, जी हाँ आप, अच्छा मंत्री कहिए कल का जलसा कैसे रहा? अच्छा, आपके भाषण के बाद सभी मेरे पक्ष में वोट देने को तैयार हो गए हैं ना? आप भी खूब कही, मैं तो अपना सारा जीवन। बच्चों, अगर ये मैं पढ़ रही हूँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या बात आती है कि अभी पिछले हफ्ते में हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं कि वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था, और ये लोग जो मतदान, ये जो लीडर है ये क्या करते हैं, अपने एजेंट्स को लगा देते हैं, और अब ये इलेक्शन में खड़े हैं। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि ये बस ये जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, जो लाइन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इन पंक्तियों से हम लोग जान सकते हैं कि ये एक राजनेता है और ये अपने जो एजेंट है जिसको उन्होंने खड़ा किया है या उसके द्वारा वो अपना उनके बारे का समाचार वो लेना चाह रहे हैं और कह रहे कि अच्छा कल जो स्पीच हुआ था तो अभी ये माहौल हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा है कि अमित शाह आए हुए थे और उसके बाद से मोदी जी आकर गए हैं, तो अब अपना क्या कहते हैं रुतबा बताने के लिए, अब अपना रुतबा बताने के लिए लोग आ रहे हैं और अपनी को एक अच्छा लोगों को आकर्षित करने का एक केंद्र बना रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये उस व्यक्ति से बात करते हुए हम लोग जान सकते कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। उसने कहा कि अच्छा, तो जो कुछ भी लोगों का रिएक्शन क्या था, लोगों ने क्या कहा मेरे बारे में, ये सारी जानकारी लेना चाह रहे हैं। और उसने कहा कि मैं तो हर चीज़ के लिए तैयार ही हूँ, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा मैं तो उन लोगों को आश्वासन देता हूँ, एक प्रॉमिस करता हूँ। गरीबों की ऊपर उठाने में लगा दिया। अब बच्चों को ही लीजिए, हमारे घरों में उनकी क्या दशा है, उनका लालन पालन शिक्षा सब कितनी पुरानी पद्धति का है। बात बात पर डांट फटकार, अब सब डरपोक और दब्बू बनकर रह जाते हैं। उन्हें बलराम भीतर आकर, बाबूजी हम मिले। तो बलराम क्या है, इनका बेटा है, तो वो भी छोटा बेटा है, छोटा बच्चा है। तो ये कहते हैं कि नहीं मैं क्या करूँगा कि हमारे बच्चे देखो क्या कहते हैं कि इनको पढ़ाई में नहीं है, हम उनको कैसा पालते हैं, कैसा देखते हैं, ये बिल्कुल अनपढ़ वगैरह। उसमें उनका छोटा बेटा आता है और कहता है कि बाबूजी हम लोग मेले में जाएंगे। चोंगे से मुंह हटाकर गुस्से से भाग यहाँ से, देखता नहीं मैं टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर ना बच्चों के प्रति प्रेम जताना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनको कैसे देखभाल करना इसके बारे में बात करते हैं। और स्वयं उनका जब खुद का बेटा जब आता है और कहता है कि मुझे मेले में जाना है, मुझे कुछ देखने के लिए जाना है, तो उसको क्या करते हैं, गुस्से में वो क्या करते हैं, वहाँ से भगा देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तेरे समझ में आ रहा है कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। अक्सर ये घर में होता ही है, टेलीफोन पर इधर ज़रा शोर हो रहा है, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। चोंगा मेज पर रखते हैं, बच्चों का हाथ पकड़कर चल निकल यहाँ से, एक थप्पड़ लगाते हैं। बच्चा रोता हुआ वहीं बैठ जाता है। नौकर को आवाज़ लगाते हैं, राम लखन ओ राम लखन। राम लखन भागता हुआ आता है, जी बाबूजी। एक चांटा मारते हुए, ले जाए इसे खबरदार, ये फिर इधर आया, तुम्हें मना किया था ना। राम लखन लड़के का हाथ पकड़कर ले तो जा रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? तो लड़का आने से उसको कितना गुस्सा है। बातें तो बड़े बड़े वादे, बच्चों को मारना नहीं चाहिए वगैरह 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 के प्रॉमिस किए हैं। और जब लड़का आया है तो उसको मार के भगा रहे हैं। और नौकर कहते हैं कि जब मैं इस बैठक में हूँ, जब मैं किसी से बात करता हूँ, तो तुमको यहाँ पर इस बच्चों को या कोई भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। एक तो इसकी बात में क्या कहते हैं कि दखल हो जाती है और जो भी बात करे वो बात बाहर निकल जाती है और बच्चों को एक थप्पड़ मार कर क्या करते हैं, वहाँ से निकाल देता है। और जो नौकर है राम लखन वो कहते हैं कि क्यों मार रहे हैं बच्चों को तो मैं लेकर जा रहा हूँ ना, आप इसको क्यों मार रहे हैं? सुनो, कोई भी आए तो पहले खबर कर देना, समझे, नहीं तो तुम्हारी भी पिटाई कर दूंगा। तो कहते हैं कि चलो, अगर कोई आए तो पहले मेरे को बोलना कि कौन है, और उसके बारे में यानी कि फिर वो अपनी राय, यानी कि उसको किस प्रकार से हैंडल करना है ये वो देखना चाहते हैं। इसलिए कहती है अगर तुम नहीं बताएंगे तो मैं तुमको मारकर हकाल दूंगा। हेलो, अच्छा अभी आप तो मैं क्या कह रहा था कि पूरे प्रांत में मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी पाठशाला में शारीरिक दंड
तत्काल बंद करने का जोर दिया है। घर के नौकरों को ही ले लो, इस पर कितना अत्याचार किया जाता है। इस अत्याचार के विरुद्ध मैंने नौकर यूनियन स्थापित की है। मैं चुना गया तो यहाँ भी इन सब की सेवा करूँगा। राम लखन बाबूजी सफाई। इसने क्या बताया यहाँ पर, अब इस पैराग्राफ को सुनने के बाद में, कि आजकल भी तो चल है ना बच्चों को स्कूल में शारीरिक दंड यानी कि मारना, उनको शिक्षा देना, उनको पनिशमेंट देना, तो वो क्या है, गैर कानूनी है, लायबल है वो। तो उसके लिए उनको क्या है कि अध्यापक को उसके बारे में जवाब देना पड़ता है। उसने कहा कि स्कूल में मैंने ही ये कानून लगाया है कि बच्चों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है। नौकर के साथ अत्याचार भी नहीं करना चाहिए, इसलिए क्या कहते हैं, नौकर यूनियन, लेबर यूनियन भी बनाए गए हैं। और ये अपने नौकर के साथ में कितना दुर्व्यवहार कर रहा है, अपने बेटे को कितना मार रहा है, कितना गुस्से में आ रहा है, यहाँ उसका इसने यहाँ पर कंपैरिजन करके बताया है। तो जब नौकर आया तो कहता है कि अब मुझे घर की सफाई करना है, तो वो क्या कह रहा है सुनिए। क्रोध से, ठर मूर्ख, नहीं, मैं तो किसी ने हंसी, हाँ, तो आप घोषणा कर दे, जी हाँ, मैं कल अवश्य जलसे में आऊँगा। क्या करूँ, अवकाश ही नहीं मिलता, ही, अच्छा नमस्कार। उतने में वो क्या करता है, फ़ोन पर बात करना है। बात करते करते नौकर आकर कहता है कि मुझे इस कमरे की सफाई करना है। तो कहता है ठहर बेवकूफ़। और जब वो कह रहा है कि बेवकूफ़ ठहर, फ़ोन पर है, ये आवाज़ किसकी जाती है, दूसरी साइड में जो इसका जो नेता बात कर रहा है उसकी आवाज़ जाती है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, तो मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ, और उन लोगों से कह दो कि जलसा यानी कि कल जो मीटिंग होगी वो मीटिंग में कल मैं अवश्य आऊँगा और मैं कल बात करूँगा। नौकर से, तुम्हें कहा ना इधर मत आना। अब फिर नौकर को फिर डांट रहा है, और वहाँ पर नौकरों के लिए, काम वालों के लिए बड़े बड़े कानून बना रहा है। राम लखन बाबूजी सफाई करने वाली आपकी मजदूरी मांग है, अगले महीने में आए। अच्छा, बाबूजी सफाई यानी कि सफाई करने के लिए नहीं आया है। वो सफाई बात आगे की बात नहीं कर पा रहा है कि उसने कहा, उसको डांट दिया और कहा कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरी ओर वो बात करने में लग गया है। राम लखन बाबूजी यानी कि जो सफाई वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आकर अपनी मांग को आड़े हैं, जैसे कि आंदोलन करने के लिए आए, एजिटेशन करने के लिए आए। जैसे कि आज जो है हमारा भारत बंद चल रहा है, किसानों ने आंदोलन शुरू किया है, एजिटेशन शुरू किया है। अगले महीने आना। रामदी क्या है, इनकी खाना बनाने वाली है, रामदी सफाई करने वाली है। तो उसने कहा कि बाबूजी आज करो, कुछ पैसा दे दो, बाबूजी आज करो, कुछ पैसा दे दो, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, अगले महीने ले लेना जब तक आ जाती है। रामदेव महाराज 2 महीने हो गए, कह तो दिया, भाग जाओ इस समय। भगवती का प्रवेश। और ये भगवती कौन है, उनका रसोईया है। बच्चों, ये जो रामदेव है सफाई वाली है, सफाई कर्मचारी है, वो अपना पैसा पूछने के लिए आई है। उसने 2 महीने से उसको तनख्वाह नहीं दी है। वो कहती है कि मुझे पैसा दो। ये जो रोज़ काम करके जो कमाते हैं, उनके घर में खाना नहीं है तो कैसा, जब उनको पैसा नहीं देंगे तो कहाँ से खाएंगे। और कहते हैं कि नहीं अगले महीने में दे दूंगा। तो उसने कहा कि अगले महीने, आज मेरे घर में दाना नहीं है, आज मेरे घर में खाना नहीं है, अगले महीने में पैसा लेकर क्या करोगे। तो कहते हैं कुछ नहीं, तुम अगले महीने में। उतने में उनका रसोई भी आता है, रसोई यानी कि कुक आता है, और वो भी अपने पैसों की डिमांड यहाँ पर कर रहा है। भगवती का प्रवेश। भगवती, जयराम जी बाबूजी हमारा हिसाब कर दो। कह रहे कि वो भी आकर कह रहे कि मेरा भी हिसाब दे दो, यानी कि मुझे पैसे दे दो। लापो ऐसे आजकल चुनाव चल रहे हैं, कुछ दिन तक रुक जाओ। कह रहे कि नहीं आजकल इलेक्शन चल रहे हैं ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है देने के लिए। और कितना रुकूं, बच्चों को यहाँ से कहाँ से खिलाऊं, बीमार बीवी को क्या दवा, लो 2 रुपये फेंकती हुई और भागो यहाँ से, मैं तो आज पूरा पैसा लेकर ही जाऊँगा। अब वो भी अड़ गया है किसानों की तरह। उसने कहा कि मेरे को पूरा पैसा चाहिए क्योंकि मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चों को खाने के लिए नहीं है, मैं उनको कहाँ से खिलाऊँगा। सेठ जी क्रोध से, भाग यहाँ से,
नहीं तो अभी चोरी के अपराध में जेल भिजवा दूंगा। उसने कहा कि जाने से बोल दूंगा कि हमारे घर में चोरी करने के लिए आया था। चोर से चोर सिरजोर, कितना सिरजोर आदमी है। तो उसने कहा कि इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम्हारे हाथ में पावर है, तुम क्या कर सकते हैं। भगवती हाँ यही तो करोगे, खुद तो चंदे के नाम पर इकट्ठा किया हाँ धन हजम कर लिए बैठे हैं, और अब उसने सच बात कह दी कि हाँ तुम ये कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारे हाथ में पावर है, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, और तुम दूसरों का पैसा हजम कर लेते हैं चंदा के नाम पर। लोगों से चंदा ये अक्सर हो रहा है। जब बाढ़ आती है, जब तूफान आता है, जब किसी के घर गिर जाते हैं, हम लोगों ने ये अपने आंखों से देखा है। हमारे को ये किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम इस समय हमारे शहर में भी हो चुके हैं, और इस शहर तो जितना सरकार के पैसा लोगों को देने के लिए आता है, उसमें आधा पैसा जो बीच वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा उसमें से आधा खाते हैं और आधा लोगों को देते हैं। कितनी गंदी बात है कि हम दूसरों का शेयर, दूसरों का हिस्सा लेकर खा रहे हैं। और इसने जब सच्ची बात कही तो इस सेठ को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम चंदा का पैसा जमा करते हैं, लोगों को जो पैसा दे रहे हैं उसमें से तुम पूरा पैसा हजम तुमने सारा पैसा हजम कर लिया है। भगवत जी को पीटते हुए बाहर ढकेल देता है। कितना गुस्से में कि जब सच बात करते हैं तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। राम लखन आज का अकबर आया लड़ते हुए। जी हाँ, बड़े बाबू पड़े थे। सेठ जी तुझे कहा था अकबर पहले इधर लाया करो, बूढ़े हो गए हैं, पर जा भाग कर लेकर आ अपने आप। मेरा वक्तित्व कितना ज़ोरदार था, छात्रों से हलचल मच जाएगी। फ़ोन बजता है। हेलो कौन साहब? मंत्री होजरी यूनियन। नमस्कार सुनाइए, आपके चुनाव क्षेत्र का क्या हाल है? यहाँ पर सभी जगह पर चुनाव हुए हैं, मतदान हुआ है, इलेक्शंस हुए हैं, और अब ये कहता है कि पेपर में लेकर आओ, कि पेपर में पूरे समाचार लिखे हुए होते हैं, और कहता है कि पेपर लेकर आओ, न्यूज़पेपर लेकर आओ, और मेरे बारे में क्या लिखा है मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। और उसने कहा कि ये जब तुम पढ़ रहे हो, और उससे दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि अच्छा ठीक है, तो मैं अब ये क्या कर रहा है कि स्टूडेंट्स यूनियन को भड़काने का काम कर रहा है, और कहता है कि अब कल का जो समाचार है उसमें क्या करूँगा, छात्र हलचल मचा देंगे। यानी कि उसने अब क्या किया है कि छात्रों को, विद्यार्थियों को भड़का दिया है। भड़का देते फिर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसी को कहा जाता है पॉलिटिक्स, इसी को कहा जाता है राजनीति। तो ये क्या बात करती है, हम समझ जा सकते हैं कि यह क्या करता है और क्या कर रहा है। हेलो होजरी यूनियन। नमस्कार सुनाइए, आपके चुनाव क्षेत्र का क्या हाल है? वाह क्या बात है, सब मेरे हक में ही है, वोट देंगे। मैं कृतज्ञ हूँ, मुझे वोट देंगे। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं असेंबली में आते ही मजदूरों की अवस्था सुधारने का प्रयास करूँगा। मैं एक मांग पूरी करूँगा। नहीं, काम के घंटे तय होंगे और तनख्वाह भी पूरी होंगी। तो उसने यहाँ पर उसके घर में जो रसोईया है, जो सफाई वाले हैं, उनको पैसे दे रहा नहीं है, और कहता है कि जब मैं इलेक्ट हो जाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो लेबर्स हैं, उनके लिए मैं क्या करूंगा, पहले पैसों का इंतज़ाम, उनको एक सैलरी मैं फ़िक्स करूंगा, और उसके बाद मैं उनके जो घंटे हैं, कितने घंटे काम करना है उनको, उससे ज़्यादा उनको उन्हें काम भी नहीं करने दूंगा, या उसके पहले भी मैं काम पर उनको आने की इजाज़त भी नहीं दूंगा। उनके काम करने के घंटे भी मैं क्या करूंगा, फिक्स कर दूंगा। और घर के नौकरों को वो पैसा देने में आनाकानी कर रहा है, जिसके अब खाने के लिए उनको पैसे देने के लिए पीछे हट रहा है, और यहाँ पर तो बड़े बड़े वादे कर रहा है। दरवाज़ा खुलता है और दुबले पतले आंखों पर चश्मा लगाए संपादक जी आते हैं। एक एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर आते हैं, और बेचारे वो भी गरीब है। उन्होंने बताया कि मैं काम नहीं कर सकता, मुझे बहुत देर काम करना पड़ रहा है, मुझे बहुत देर ऑडिटिंग करने पड़ रहे हैं। तो उसका जॉब क्या है देखिए। संपादक से, बैठिए, हमारे संपादक जी आए हैं। अच्छा, तो संध्या को आपकी सभा हो रही है, मैं आने की कोशिश करूँगा, और कुछ अच्छा नमस्कार चोंगा रखकर संपादक से कहिए। अब क्या कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है, अरे हमारा एडिटर आए हैं, और वो उससे शाम में एक मीटिंग है, वो मीटिंग को मुझे बुलाने आए हैं, और मैं जाकर क्या करूँगा उससे, ठीक है मैं आऊँगा, ऐसे बात करके क्या करें, वो रख दे रहे हैं, किसी से बात करते करें वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और संपादक जी आए तो उससे क्या बात करें, सुनिए। अखबार लेकर आता है,
बड़े बाबूजी बोले पढ़कर ही देंगे। तो थोड़ी देर लग गई। सेठ जी जा बाहर बैठ समाचार पत्र देखने लगते हैं। मैं वो जो संपादक जी जो एडिटर है वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, वो बोलने से डर रहा है, इसलिए वो पहले मैं की भूमिका बना रहा है। हाँ पहले आप ही कहिए। ओठों पर जीभ फेरते हुए, बात यह है कि मेरी आंखें बहुत ख़राब हो रही है। अब डॉक्टर को दिखाइए, कहिए तो आपको डॉक्टर खन्ना के नाम चिट्ठी लिख देता। उसने कहा कि मेरी आंखें खराब, यानी कि वो कुछ अपनी तकलीफ बताने के लिए आए हैं और ये कहते हैं कि ठीक है आपकी आंखें खराब हो रही है तो मैं डॉक्टर को क्या कर लिख दूंगा और वो क्या करें तुम्हारे आंखें देखेंगे, तुम्हारे आंखों का टेस्ट करेंगे और पैसा तुमको ही देना पड़ेगा ना। नहीं, वास्तव में मेरी आंखें इतनी बोझ सहन नहीं कर सकती। आप तो जानते हैं रात को रोज़ 2-3 बज जाते हैं, इतना काम। यानी कि उसने कहा कि नहीं, मेरी आंखें थक जाती है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे इतना काम नहीं होता, मुझे एक असिस्टेंट चाहिए। ये बात शायद वो करने की बात कर रहा होगा। उसने कहा कि उसने क्या कहा सुनिए कि ये अपनी तकलीफ उसको बता रहा है और उसकी तकलीफ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो काम जल्दी निपटा लिया करें। मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि आप एक सहायक संपादक का प्रबंध कर दें। दिन को वह आएगा, रात को मैं। उसने कहा कि नहीं, मुझे और एक हेल्पर मुझे दे दीजिए जो मेरी आकर मदद करेगा और मैं क्या करूँगा, वो दिन में काम करेगा और मैं शाम को काम करूँगा। असंभव, बिल्कुल असंभव। काम तो आपको ही संभालना होगा। हाँ, 5 रुपये तनख्वाह बढ़ा दूँगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुमको 5 रुपये ही बढ़ा कर दूँगा, पर काम तो तुमको ही करना होगा, क्योंकि दो आदमी के लिए तनख्वाह बढ़ाएंगे तो तनख्वाह क्या है, उसको भी उतनी तनख्वाह ही देना पड़ेगी। मेरा स्वास्थ्य इजाज़त नहीं देता। आप काम छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। 1 नहीं 10 आदमी मिलेंगे, पर वो किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है। वो इसका निकाल कर उसकी जगह पर दूसरों को रखना भी चाहता है। बाहर से 2 लड़के आपसे मिलना चाहते हैं। कोई सेक्रेटरी, जाओ बुला लो संपादक से। आज के समाचार पत्र में मेरा व्यक्तित्व प्रकाशित हुआ है। उसमें मैंने छात्रों की दोनों मांगों का समर्थन किया है। मालूम होता है उनका कॉलेज के लड़कों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। अब ये 2 छात्रों से मिलने के लिए आए हैं। और इसके बारे में बच्चों अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कल पढ़ेंगे। संपादक मुंह फैलाकर अवश्य पढ़ा होगा। 2 लड़कियों का प्रवेश। नमस्ते साहब सर। नमस्ते। आज का मेरा व्यक्तित्व कैसा रहा? एक लड़का। छात्रों में सब और उसी के चर्चा है, बड़ा जोश है समझे सब में। आपके मित्र किधर वोट दे रहे हैं? तो अभी हम लोगों ने ये जो चीज़ें देखी है, साक्षात्कार हुआ है, हमने इसको अनुभव किया है, हमने इसको पहचाना है, वही बात हमारे पाठ में यहाँ पर दी गई। इस पाठ को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आज थोड़ा यहाँ पर रोक कर कल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे बच्चों। और मैं आज शायद ये नहीं तो आजकल जो चुनाव के बारे में जो चर्चा चली है, आजकल का जो चुनाव चला है, आजकल जो चीज़ चर्चा में रही है, उसी की यहाँ पर बातचीत की गई है कि जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, जो राजनेता कैसे होते हैं, कि अपनी बात को किस प्रकार से करते हैं, एक वादे किस प्रकार से करते हैं, लोगों को कैसे इकट्ठा करते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कैसे करते हैं, जो सामने एक बात करते हैं पीछे एक बात करते हैं, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और घर में अब ये प्रैक्टिकली कुछ नहीं होते हैं, प्रैक्टिकली ये कुछ कर नहीं सकते हैं। तो 2 रेफरेंसेस है, सारांश है और लेखक का संक्षिप्त परिचय हमको उसने पूछा है। शॉर्ट आंसर्स यू आर एबल टू राइट चिल्ड्रन। ओके, देन थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर लिसनिंग टू मी।